हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो एसएससी के वीडियोस को लेके मैं वापस आ चुका हूं। एसएससी सीजीएल 2025 और एसएससी के जितने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के कॉन्टिनेंट्स और ओशन, ये आपका टॉपिक रहेगा। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज के मदद से आपको सोलर सिस्टम करवाया है। ये वीडियो भी हम लोग पीवाईक्यूज के माध्यम से देखेंगे और कंटेंट और ओशंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि कॉन्टिनेंट और ओशन जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एसएससी भर भर के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। इससे बीते सालों में आपको लगभग नहीं तो लगभग 50-60 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, जो कॉन्टिनेंट ओशन से लगातार ही पूछे जा रहे हैं आपका क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको बनाया है जो कि सोलर सिस्टम पे था। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन पे जाओगे तो वहां से आप इसे देख सकते हो। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना काफी जरूरी है, जो कि एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले नीचे जाओगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा हमारा, जिसमें आपको वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगा, जिसे आपको बार बार रिवाइज करना है। उससे आपको दिमाग में रहेगा क्वेश्चंस एग्जाम से पहले। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट आ वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सी कौन सा है हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन में, जो कि लगभग 3.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तो दो आपको ओशंस हैं या सी हैं, जो कि आपको नॉर्थ इंडियन ओशन में आपको मिलता है। दो सी, एक है आपको बे ऑफ बंगाल और एक है आपको अरेबियन सी। तो अरेबियन सी जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका लार्जेस्ट सी है, ओके, इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरेबियन सी। अब मैं बात करूं अगर जावा सी के बारे में, तो जावा सी कहां पे है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जावा सी जो है वो इंडोनेशिया में, कहां पे है, इंडोनेशिया में। रेड सी कहां पे है, रेड सी जो है वो इजिप्ट के आपको ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ इजिप्ट आपको देखने को मिलता है रेड सी। ओके, और बात करूं बे ऑफ बंगाल की, तो बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्टर्न पार्ट में आपको, कहां पे, ईस्ट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। और अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट में आपको देखने, वेस्टर्न कोस्ट पे आपको है अरेबियन सी, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको बे ऑफ बंगाल। अंडमान सी जो है आपको पता ही है, अंडमान के नीचे आपको देखने को मिलेगा, अंडमान के ईस्ट में नीचे वहां देखने को मिलेगा आपको अंडमान सी, जो नॉर्थ इंडियन ओशन का पार्ट नहीं है। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, अरेबियन सी। बात करो अरेबियन सी की, तो अरेबियन सी में काफी ज्यादा सैलिनिटी है आपको, ओके, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। उसके अलावा बे ऑफ बंगाल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही आपको जाकर के उसका माउथ है। ओके, बे ऑफ बंगाल ही, अरेबियन सी में बहुत कम ही रिवर्स आपको गिरते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में आपको अगर बात करूं तो बे ऑफ बंगाल में जो है ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइक्लोन्स के मामले में बे ऑफ बंगाल ज्यादा है अरेबियन सी कंपैरिजन में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर ऐसा ही है, टेम्परेचर ही ऐसा है जो कि साइक्लोन को मदद करता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि अगर लार्जेस्ट बोला जाए सी नॉर्थ इंडियन ओशन में तो वो है अरेबियन सी, लेकिन अगर बोला जाए लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइक्लोन्स कहां आता है तो वो आता है बे ऑफ बंगाल में। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आपको लार्जेस्ट क्रस्टल प्लेन है जिसका एरिया लगभग इतना किलोमीटर स्क्वायर है। ये एरिया कितना है इसे हम लोग जानते नहीं है, उससे बेहतर है आपको जानना है कि लार्जेस्ट क्रस्टल प्लेन, ये एक पॉइंट है, सबसे लार्जेस्ट क्रस्टल प्लेन अर्थ का कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या जानना है कि प्लेट्स, प्लेट्स के मदद से, ये एक थ्योरी है आपको जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये आपको पता होगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है आपका, ये किसने दिया, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है मैकेंजी, आपको याद रखना नाम, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा। ओके, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन के द्वारा आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दिया गया है। और प्लेट के ही कन्वर्जन से आपको जितने भी आपको कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं वो इसी के हैं। अगर मैं बात करूं प्लेट्स के बारे में तो बहुत सारे आपको माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, लेकिन मेनली अगर आपको बात किया जाए मेजर प्लेट्स का, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेजर प्लेट्स का,
तो मेजर प्लेट्स टोटल आपको संख्या में 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर प्लेट्स कितने हैं? 7 है, जिसमें से सबसे लार्जेस्ट है प्लेट, वो कौन सा है आपको? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो है वो आपको सबसे लार्जेस्ट प्लेट देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और अगला पॉइंट याद रखना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया है? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने। अच्छा, इसका डेट आपको मैं बता दूं, 1967। किस डेट में दिया गया है? 1967 में। अच्छा, ये तो हो गया। ओके, 1967, ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए, अब मैं कुछ प्लेट्स के बारे में आपको बता दूं, 7 प्लेट्स जो मेजर प्लेट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो आप। देखो, ये जो प्लेट है आपका यहां से यहां तक, ये पूरा प्लेट, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पहला प्लेट। ठीक है, ये याद रखो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अब उसके अलावा इस प्लेट को देखो, ये जो प्लेट है आपका, ये पूरा प्लेट, ये नंबर 2 पे हम लोग मार्क कर रहे हैं इसे। ये है आपका यूरेशियन प्लेट। ये कौन सा प्लेट है आपका? यूरेशियन प्लेट। यहां ये जो पूरा आपको है, ये पार्ट है थर्ड प्लेट, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नीचे का प्लेट क्या है आपको? अंटार्कटिक प्लेट। ये पूरा देख रहे हो, ये अंटार्कटिक प्लेट है, फोर्थ प्लेट। और ये जो पैसिफिक प्लेट है, अब देखो, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा है पैसिफिक प्लेट, लेकिन अर्थ को अगर उधर से देखोगे तो इधर भी आपको पैसिफिक प्लेट, आपको ये भी पैसिफिक प्लेट का ही पार्ट है। तो सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करता है वो कौन सा प्लेट करता है? वो पैसिफिक प्लेट करता है। उसके अलावा छठा नंबर पे देखोगे तो आपको साउथ अमेरिकन प्लेट है, और 7वां नंबर पे देखोगे तो अफ्रीकन प्लेट है। तो 7 प्लेट आपको याद रखना, बस कॉन्टिनेंट नाम सही है। नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, फिर आपको यूरेशियन, फिर आपको ऑस्ट्रेलियन, फिर आपको पैसिफिक, फिर अंटार्कटिक, फिर अफ्रीकन, ये सब प्लेट हैं। उसके अलावा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सब छोटे छोटे प्लेट देखने को मिल रहा है। अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, कोकोस प्लेट, फिर आपके ये जुआन डी फूका, ये आपको याद रखना है, जुआन डी फूका प्लेट, फिर नाजका प्लेट, ये सब क्या है आपको? ये सब माइनर प्लेट्स है। ये सब किसके एग्जांपल है? माइनर प्लेट्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो 7 मेजर प्लेट हैं आपको पूरे कॉन्टिनेंट में, और बाकी आपको क्या है? माइनर प्लेट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड अकर्स। नीप टाइड जो है वो कब अकर करते हैं? तो when the earth, moon and sun line up in a straight line, क्या इस समय आपको करते हैं? तो जब सन, मून और अर्थ जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो एक आपको याद रखना है, इस टाइड को क्या बोलते हैं? इस टाइड को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। दो तरह के टाइड्स आपको मिलने होते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, है कि नहीं? तो स्प्रिंग टाइड्स कब बोलते हैं? जब सन, अर्थ और मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो। अगला है जब सन और मून अपोजिट साइड पे हो, तो बिल्कुल नहीं। व्हेन देयर इज सो मच इंटरफेरेंस बाय कॉन्टिनेंट्स, तो होता ही नहीं इसके। व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, बिल्कुल सही जवाब। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से लंबवत, दैट इज 90 डिग्री पे आपको हो, तब आपको आते हैं नीप टाइड्स। ओके, और नीप टाइड जो होता है वो हाइयर होता है एवरेज आपको टाइड से, वो हाइयर होता है। ठीक है, क्या होता है वो? हाइयर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाइयर होता है आपको एवरेज टाइड से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग लैंडलॉक्ड सॉल्ट लेक इन द साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन? ठीक है, देखो भाई, इजराइल अभी न्यूज में है, इजराइल ईरान अटैक, इजराइल हमास अटैक। तो भाई जो न्यूज पे रहता है क्वेश्चन, उससे बनने का क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस रहता है। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक आपको लैंडलॉक्ड सॉल्ट लेक है, जो कि वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट लेक अगर बात किया जाए वो भी है पूरे वर्ल्ड का। और इस लेक में अगर आप जाओगे तो आप डूबोगे नहीं, उसमें फ्लोट करने लोगे, इतना ज्यादा आपको क्या है उसमें? सैलिनिटी है। लगभग 340 ग्राम पर लीटर अगर बात किया जाए तो सैलिनिटी है। तो वो कौन सा है आपको? तो वो है आपको डेड सी। लेकिन अगर बात करूं मैं सॉल्टिएस्ट लेक की, ये आपको ध्यान रखना है, सॉल्टिएस्ट लेक डेड सी नहीं है, सॉल्टिएस्ट लेक है लेक वॉन। कौन सा है? लेक वॉन है। कहां पे है ये? तो टर्की या तुर्की है, नया नाम चेंज हुआ है इसका, तुर्की है, टर्की या तुर्की है। तो लेक वॉन है सॉल्टिएस्ट लेक। और ये डेड सी जो है सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड सॉल्टिएस्ट लेक है आपका डेड सी।
और अगर देखो बात किया जाए एक ऑप्शन कैस्पियन सी के बारे में, तो कैस्पियन सी क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। अगर बात किया जाए वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक के बारे में, तो वो कौन सा होगा, वो होगा कैस्पियन सी होगा। और अरल सी जो है, ये आपको इसका लोकेशन ऑलमोस्ट आपको कजाकिस्तान के नॉर्थ में, उज्बेकिस्तान के साउथ में, उस जगह पे आपको मिलता है आपका अरल सी। ठीक है, चलो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ओशन इज इनसर्कलिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो भाई अंटार्कटिका को इनसर्कल कौन सा कर रहा है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या सदर्न ओशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में। भाई इंडियन ओशन एक लौता ऐसा ओशन है जो कि एक कंट्री के नाम पे आपको दिया गया है कि नहीं। सबसे लार्जेस्ट ओशन की बात करें तो वो पैसिफिक ओशन है, और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये क्या है, सदर्न ओशन। क्या है, सदर्न ओशन। अटलांटिक ओशन के बारे में बात किया जाए तो ये एस शेप्ड का है। किस शेप्ड का है, एस शेप्ड का है। और अगर बात किया जाए तो बिजिएस्ट ओशन आपको कौन सा है, अटलांटिक ओशन। बिकॉज अटलांटिक ओशन कहां पे आपको है, लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में आपको जो लाई करता है, इसलिए। और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपको पता है कि सबसे डेवलप्ड आपको कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वहां पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बिजिएस्ट अगर ओशन है तो वो अटलांटिक ओशन है। सदर्न ओशन जो है वो इसी को, इसका एक और नाम है, इसका नाम है अंटार्कटिक ओशन। ओके, अंटार्कटिक ओशन इसे हम लोग कहते हैं। ओके, तो इसीलिए सन ओशन जो है वो अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट के पास है, इंसर्कल कर रहा है उसे। अब बात करते हैं हम लोग ओशंस, तो 4 ओशंस दिया हुआ है। एक और ओशन की बात करते हैं जो कि आर्कटिक ओशन है। तो भाई 5 टोटल मिला के 5 आपको ओशंस देखने को मिलते हैं, जिसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो, पैसा, PAISA। और ये आपको सीक्वेंस वाइज भी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। P से पैसिफिक ओशन, A से यहां अटलांटिक ओशन याद रखना, I से हो गया इंडियन ओशन, S से सदर्न ओशन, और A से आपका आर्कटिक ओशन। क्या है, आर्कटिक ओशन। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट ओशन आपका आर्कटिक ओशन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेट कौन सा है पैसिफिक और आर्कटिक ओशन के बीच में, जो चुकची पेनिनसुला और जो कि रशिया का है, और सीवार्ड पेनिनसुला जो कि अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है, तो यूएसए का पार्ट है, ये याद रखना है आपको। अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। तो ये दोनों को अलग कौन सा स्ट्रेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इट इज बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है आपको पैसिफिक और आर्कटिक ओशन को, या फिर चुकची पेनिनसुला और सीवार्ड पेनिनसुला जो कि अलास्का का है, इसको अलग करता है। डेविस स्ट्रेट के बारे में बात करें तो डेविस स्ट्रेट जो है वो ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड और बैफिन बे, ठीक है। बैफिन बे आपको एक्चुअली में, बैफिन आइलैंड जो है वो आपको कहां का है, ये है आपको कनाडा का, इसे अलग करता है। और ग्रीनलैंड एक्चुअली में पार्ट किसका, ग्रीनलैंड एक सबसे लार्जेस्ट आपका क्या है, आइलैंड है, लेकिन ये पार्ट किसका है, तो ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जामिनेशन में कि डेनमार्क का पार्ट है। किसका पार्ट है, डेनमार्क का। बैफिन आइलैंड है आपको कनाडा में। उसके अलावा ये आपको कनेक्ट भी करता है लैब्राडोर सी को आपको आर्कटिक से। फ्लोरिडा के बारे में बात करें तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में है। और मेसिना के बारे में बात करें तो मेसिना स्ट्रेट एक्चुअली में आपको सिसिली जो कि इटली का पार्ट है, सिसिली और कैलेबेरिया को अलग करता है, ठीक है। ये दोनों इटली का पार्ट है आपको, लेकिन मेनली मेसिना स्ट्रेट का क्वेश्चन आपको आता है कि ये कौन दो सी को अलग अलग करता है। तो भाई टाइरेनियन सी एंड आयोनियन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मेसिना किसको अलग करता है, तो टाइरेनियन सी और आयोनियन सी। देखो इस पे मैं 10 मिनट का वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। जितने भी स्ट्रेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आपको हैं पूरे वर्ल्ड के, वो आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कवर हो जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर उससे पूछा जाए तो आप आराम से उसे दे सकते हो आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा आपका, क्या है इसका आंसर, बेरिंग स्ट्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर। वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट था एक्चुअली में, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो नॉर्थ अमेरिका, अब देखो ये ऑप्शन से देखो, नॉर्थ अमेरिका कहां है और इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट कहां पे है, साउथ अमेरिका कहां पे है, यूरोप कहां पे है आपको, तो
ऑब्वियस बात है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अफ्रीका। तो बात हम लोग करते हैं पहले के समय से। तो सबसे पहले जब अर्थ था तो अर्थ में सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसे हम लोग बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। और जो वाटर बॉडी थी उसे हम लोग नाम देते थे पेंथलासा। ठीक है, पेंथलासा, ये आपको ध्यान रखना है। सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया। पेंजिया आपको दो भाग में टूट गया। सबसे पहले ऊपरी भाग और दूसरा निचला भाग उसका। जो उसका ऊपर का भाग है इसे हम लोग कहने लगे लॉरेशिया, या फिर इसका नाम था अंगारा लैंड। और नीचे का जो पार्ट था उसे हम लोग बोलने लगे गोंडवाना लैंड। और एक्चुअली में इंडिया आपको पार्ट है गोंडवाना लैंड का। जब आगे जाकर और समय बीता तो ये क्या हो गया, ऊपर जाकर के जो इंडिया का पार्ट है वो ऊपरी भाग में आपको जाकर के इंडिया यहां पे चले गया। और एक्चुअली में आप जहां देख रहे हो हिमालयस वहां पे नहीं था, वहां पे क्या था आपको? तैथीस सी था। और तैथीस सी जो है वो टकराने से जब इंडिया जाके ऊपर टकराया आपको, तो वहां हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और उससे क्या आप जानते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हिमालय क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? फोल्ड माउंटेन्स। तो टकराने से जब कोई दो प्लेट आपस में टकराता है तो फोल्ड माउंटेन्स बनता है कि नहीं? तो ये कुछ पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है। इसलिए जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का वो एक्चुअली में अफ्रीका का पार्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1596, who suggested the work Thesis Geographicus that the continents of the earth were not always located at their present position? जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया, कॉन्टिनेंट अपने जगह पे जहां पे हैं वहां पे नहीं थे। पहले पेंजिया था, फिर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बाद में जाके वो दो पार्ट भी अलग अलग हिस्से में डिवाइड हुए, वो प्लेट्स भी अलग अलग हिस्से में डिवाइड हुए। और आज का आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और उसके अलावा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट बने हैं, वो उसी चीज से बने हैं, कि नहीं? तो ये जो है पहली बार ये 1596 में ये किसने बताया? ठीक है, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए, मीन्स नॉर्मली। ठीक है, ये है अब्राहम ऑर्टिलियस। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर दे पाओगे, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं दे पाओगे। इसका आंसर है अब्राहम ऑर्टिलियस। उसके अलावा इसलिए ये आपको वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो नहीं पता होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा आपको एक और आपको ज्योग्राफर है जिनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? एल्फ्रेड वेगनर। इनके बारे में आपको जानना, इनके बारे में आपको जानना ही जरूरी है। और अगर नहीं जानते हो तो भाई जान लो अभी। एल्फ्रेड वेगनर जो हैं वो इन्होंने दिया था आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इस थ्योरी में बताया कि अलग अलग कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्टिंग होकर के अलग अलग जगह पे पहुंचे हुए हैं। तो बहुत सारा हिस्सा एक जैसा ही है। अगर आप देखोगे साउथ अमेरिका का हिस्सा और अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट देखोगे और साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट देखोगे तो देखोगे दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों में सेम मिनरल्स मिल रहे हैं, दोनों में सेम टाइप का सॉइल्स है। तो इसका मतलब ये उन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट होकर बना है, कॉन्टिनेंट टूट के एक दूसरे से टूटा है और आगे बढ़ के बनाया गया है। इसीलिए ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि 1912 में 1912 में आया था। ये याद रखना है आपको। ओके, और जो पहली बार बोला गया था 1596 में, ये बोला गया था अब्राहम ऑर्टिलियस के द्वारा। ओके, ये एक डच आपको मैप मेकर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर? ओशन फ्लोर का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, डीप सी प्लेन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीप सी शेल्फ। डीप सी शेल्फ का कोई इस तरह का जिक्र ही नहीं है ओशन फ्लोर में। ओशन फ्लोर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है और डीप सी प्लेन होता है। डीप सी प्लेन का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं एबिसल प्लेन्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? एबिसल प्लेन्स। जो नीचे का हिस्सा होता है आपको, प्लेन्स हिस्सा होता है आपको डीप सी में, उसे हम लोग बोलते हैं एबिसल प्लेन। ये एक फ्लैट रीजन है ओजोन फ्लोर में, जो लगभग आपको नहीं तो 3000 से लेकर के 6000 मीटर डीप आपको देखने को मिलता है। ओके, चलो अब मैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप का बताऊं। देखो, ये आपको रिवर का पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? कॉन्टिनेंट का। और कॉन्टिनेंट के ऊपर जब रिवर आपको ये ओशन आ जाते हैं तो उस पार्ट को ही हम लोग, वो जो क्या है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है,
अब ये स्लोप बन रहा है, ये जो स्लोप बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और जो ऊपर ऊपर का भाग है, जो ऊपर का भाग जो आपको पानी से घिरा हुआ है, उसे ही हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आपको ओशन का पार्ट हो गया फ्लोर का। कॉन्टिनेंटल स्लोप तो हो ही गया, ये जो स्लोप है। उसके अलावा ये जो आपका क्रस्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी आपका किसका पार्ट है, आपको ओशन का पार्ट है। और डीप सी प्लेन तो नीचे का प्लेन है, फाइन प्लेन है आपको, उसे हम लोग कहते हैं एबिसल प्लेन या डीप सी प्लेन बोलते हैं, ओके। उसके अलावा अलग अलग टाइप के और भी हैं, जैसे कि आपको कुछ कुछ इसे मैं बता दूं, गयोट्स, ठीक है, गयोट्स मिलते हैं, सी माउंट्स मिलते हैं, मिड ओशियानिक रिजेस एमओआर्स मिलता है। ये सब पार्ट है आपका ओशन के। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा समय बाद आपका क्वेश्चन है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द थर्मोक्लाइन लेयर इज द डैश लेयर ऑफ द ओशन। थर्मोक्लाइन लेयर कौन सा लेयर है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है आपको ओशन को कितने लेयर में। तो 5 लेयर्स में आपको ओशन को डिवाइड किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो सरफेस लेयर होता है उसे हम लोग कहते हैं मेसोपेलाजिक जोन, ठीक है, मेसोपेलाजिक जोन कहते हैं पहला लेयर, जो सरफेस लेयर होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग का सेकेंड पार्ट जो है उसे हम लोग कहते हैं बैथीपेलाजिक जोन, ठीक है, ओके। एक जो आपका थर्ड उसके बाद जो लेयर आता है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं एबिसोपेलाजिक। एक है एबिसोपेलाजिक है आपको। उसके अलावा एक है आपको जो लास्ट जोन, देखो यहां बीच में ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, ठीक है। ये जो फिफ्थ जोन है आपको, ये है आपको हेडल पेलाजिक, ठीक है, हेडल पेलाजिक जोन, ठीक है। तो 5 जोन है। तो एक आपको थर्मोक्लाइन लेयर है, थर्मोक्लाइन जोन जो है, तो थर्मोक्लाइन कौन सा होगा? सेकंड लेयर होगा आपको, सेकंड। फर्स्ट है मेसोपेलाजिक, सेकंड है आपको थर्मोक्लाइन लेयर, थर्ड है आपको बैथीपेलाजिक, फोर्थ एबिसोपेलाजिक और फिफ्थ है हेडल पेलाजिक। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस जानते हैं हम लोग। देखो, जो आपका एपी, देखो जो आपका मेन लेयर है आपको एपीपेलाजिक, ठीक है, एपी या मेसोपेलाजिक, ठीक है। तो ये सरफेस लेयर आपको हो गया आपको एपीपेलाजिक। फिर मेसोपेलाजिक जो है वो मिड वाटर जोन हो गया। बैथीपेलाजिक हो गया आपको डार्क जोन बोलते हैं। एबिसोपेलाजिक हो गया आपको फ्रीजिंग पॉइंट जब आता है, जहां पे कोई लाइट आता ही नहीं है। और हेडल पेलाजिक होता है डीपेस्ट पॉइंट जो हो गया, उसे हम बोलते हैं हेडल पेलाजिक जोन। तो ये कुछ कुछ जोन है, इसको मेनली आपको बस देख लेना है। और कोई क्वेश्चन आ चुका है तो कभी क्वेश्चन आपको आ सकता है इसके अलावा जोन्स के बारे में, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है कि जोन्स आपको पूछा जाए। तो लेयर आपको जो है थर्मोक्लाइन लेयर जो है वो सेकंड आपको जोन्स में आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये एक थ्योरी है कि समुद्र जो है, सी जो है, वो स्लोली वो क्या कर रहा है, आपको स्प्रेड कर रहा है। ये जो थ्योरी दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो मैंने बताया आपको, एल्फ्रेड वेगनर ने दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये दिया गया है आपको हैरी हेमंड हेस, इसका नाम हैरी हेस। ये आपको अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। बोला है कि जब मेनली क्या हो रहा है, आपको सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड होते जा रहा है, और बीच में जैसे आप अटलांटिक ओशन में देखोगे, जब सी फ्लोर जो है स्प्रेड होता है तो बीच में एक लाइनिंग आ जाती है, वहां से आपको वॉल्केनो निकलता है, और ये वॉल्केनो जो है वहीं पे जाके इकट्ठा हो जाता है। तो इससे हम लोग, इसी को ही हम लोग कहते हैं मिड ओशियनिक रिजेस, एमओआरस। जब आपको मूवमेंट होगा तो अलग अलग हो जाएगा आपको पार्ट अर्थ का, तो वहां से आपको वॉल्केनो लावा निकलेगा और वहां पे इकट्ठा हो जाएगा वहीं पे, और उसी से बनता है आपका ये लंबा टाइप का, आपको इस टाइप से अगर आप देखोगे मैप में तो ऐसे आपको बना हुआ है मिड ओशियनिक रिज बना हुआ है। कहां पे? अटलांटिक ओशन में। उसी को हम कहते हैं मिड ओशियनिक, ओशन के बीच में जो रिज बना होता है उसे हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। और ये बताया गया था आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, किसके द्वारा? हैरी हैमंड हेस के द्वारा, ओके। कि अर्थ कर्टोस्फेयर जो है वो पार्ट हो रहा है, स्प्लिट, अलग अलग स्प्लिट होता रहता है, फ्लोर स्प्रेड होता रहता है, सी फ्लोर, ठीक है। ये आपको जानना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ कितना है? 11,022 मीटर का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसका सिंपल आंसर है, इस सब जानते हैं, पैसिफिक ओशन का मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट पॉइंट है आपको क्या? अर्थ का। इंडियन ओशन में डीपेस्ट पॉइंट है आपको जावा ट्रेंच, या फिर इसका एक और नाम है सुंडा ट्रेंच। क्या नाम है इसका? सुंडा ट्रेंच भी इसे हम लोग कहते हैं। अटलांटिक ओशन में प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, और आर्टिक ओशन में यूरेशियन बेसिन है आपको, ठीक है।
चलो, उसके अलावा आपको एक सैंडविच ट्रेंच है जो कि आपको मिलता है कहां पे, अटलांटिक ओशन, सॉरी अटलांटिक बोल रहा हूं मैं, ये मिलता है आपको सदर्न ओशन में, ठीक है, सदर्न ओशन में आपको मिलता है सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, करेक्ट मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी को। तो एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है अर्थ क्रस्ट में, अब बताना है टोटल परसेंटेज कितना है। तो अगर आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलता है, तो आप इसका आंसर मार दोगे, है कि नहीं। देखो, ऑक्सीजन जो है सबसे हाईएस्ट जो मात्रा में है वो ऑक्सीजन है, दैट इज 47%। तो वन का क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट, ठीक है। अब सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड क्या मिलेगा आपको, है कि नहीं। सेकंड जो होगा वो आपको रहेगा 28% जो है वो है सिलिकॉन, सिलिका, मिट्टी, मिट्टी में ही सिलिका होता है आपको, तो सिलिकॉन जो है वो सब सेकंड नंबर पे आता है। तो टू का क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी, इसका आंसर। तो है ऑक्सीजन हाईएस्ट नंबर अगर देखा जाए अर्थ क्रस्ट में तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन लगभग 28% है, एल्बुनियम इसके बाद सबसे कम अगर देखा, मतलब बहुत कम है, 8% है, और आयरन जो है वो 5% है आपको। उसके अलावा और सब मेटेरियल आपको मिलता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, अलग अलग है बाकी सब लेयर में। और अर्थ को जानते हो अब, अर्थ का लेयर 3 लेयर में आपको डिवाइड है अर्थ। पहला आपको होगा क्रस्ट, दूसरा होगा आपको मेंटल, और तीसरा होगा आपको कोर, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अभी बात हुआ है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो सैलोवेस्ट पार्ट है ओशन का, तो इसका एवरेज ग्रेडियंट कितना है। तो भाई बहुत कम, बहुत ज्यादा ही कम, तो मतलब 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी कम इसका क्या होता है आपको, एवरेज ग्रेडियंट होता है, जो स्लोप है इसका 1 डिग्री से भी कम है। ओके, इस पे हम लोग उतना डिस्कस करेंगे नहीं। चलो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ऑन अर्थ फॉर विच हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ हिस्ट्री। तो अर्थ हिस्ट्री देखो, अर्थ कब से बना है, लगभग अर्थ का अगर एज देखा जाए तो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स, है कि नहीं, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो आपका अर्थ बना है। और उसके कुछ समय के ही बाद लगभग 3.8 अगर देखा जाए बिलियन ईयर्स अगो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ समय बाद ही बिग बैंग हुआ, है कि नहीं, उसके बाद आपको अर्थ बना, उसके बाद आपको लगभग 3.8 बिलियन ईयर से आपको लगभग रहना स्टार्ट, तो लगभग 80% जो आपका है, 80% ऑफ अर्थ हिस्ट्री से हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहना स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग नहीं तो कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब रहना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये आपको हो गया। चलो, इनमें से आपको बोलना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कॉन्टिनेंटिटी का, ठीक है, महाद्वीपता का सही कथन क्या है। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। क्यों, अगर आप देखोगे भी, जैसे कि बेंगलोर का वेदर देखोगे तो समुद्र के बगल में है, तो वो उस तरह का आपको मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है क्लाइमेट में, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और उसी को अगर आप उल्टा चले जाओगे, सी से अगर दूरी बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपको एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलेगा, जैसे कि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड आपको, जैसे कि दिल्ली, अगर दिल्ली की बात किया जाए तो क्या होता है, गर्मी भी उतनी ही पड़ती है और ठंड भी, है कि नहीं। तो डिस्टेंस जैसा डिस्टेंस होता है सी से वैसे इंक्रीज करता है, तो पीपल का एक्सपीरियंस भी क्या होता है, एक्सट्रीम वेदर का करने लगते हैं हम लोग, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा ज़्यादा गर्मी। अब अगला, एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड द एटमोस्फेयर बिकम्स मोर डेंस। तो भाई ये क्वेश्चन गलती हो जाएगा, मोर डेंस नहीं होता है, ये लेस डेंस होगा, क्या होगा, लेस डेंस। और टेम्परेचर डिक्रीज करता है, हाँ टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जैसे ऊपर जाओगे आप, पहाड़ जाओगे तो आपको जो आपका एटमोस्फेयर है वो डेंस कम होगा, ठीक है, वहां पे डेंस, क्योंकि जरा उसमें आपको एयर नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा, ट्रैप नहीं कर पाएगा उसको, तो डेंस नहीं रहेगा, आपको लेस डेंस रहेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज तो करेगा ही करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए एंड बी, ए एंड बी इसका सही जवाब है। चलो, एल नीनो क्या होता है। तो भाई एल नीनो एक ऐसा फिनोमिना है, तो सबसे पहली बात, एल नीनो टर्म कहां का है, तो स्पेनिश टर्म है आपको, एक एल नीनो है और एक इसी तरह स्पेनिश टर्म आपको है ला नीना, ला नीना, ठीक है, ला नीना, ठीक है। एल नीनो जो है इसे हम लोग अगर टर्म बोला जाए स्पेनिश में, इसका मतलब होता है लिटिल बॉय, क्या होता है इसका मतलब, लिटिल बॉय। और ला नीना जो होता है इसे हम लोग कहते हैं लिटिल गर्ल, ये हो गया ला नीना।
अब एल नीनो जो है एक्चुअली में क्या है, एल नीनो एक ऐसा समय है जो कि हॉट वाटर करंट का होता है। किसका होता है? हॉट वाटर करंट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और ला नीना उसका उल्टा, ये कूलिंग करता है ओशन सरफेस का, कूलिंग का समय होता है ला नीना। लेकिन इसका अलग अलग इफेक्ट पड़ता है आपको अलग अलग जगह पे। जैसे कि देखा जाए, अगर एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो आपको क्या चल रहा है, आपको यहां पे इस जगह पे आपको क्या है, ठंडा है ऑलमोस्ट। तो ये क्या करेगा, आएगा आपको और वापस इधर जाएगा, और क्या होगा, आपको नॉर्मल ईयर में सब जगह बारिश समान पड़ेगी। एल नीनो ईयर जब होगा तो ये आपको उतना ठंड नहीं रहेगा। यहां पे आपको आपको पता है कि जो आपको वार्म करंट है वो आपको क्या होता है, वो ऊपर उठ रहता है और कोल्ड करंट नीचे रहता है। तो और ऑब्वियस बात है कि कोल्ड करंट नीचे का हिस्सा को लेने जाता है, तो वार्म करंट कहां जा रहा है आपको, तो वार्म करंट इस ओर जा रहा है, साउथ अमेरिका की ओर। तो मेन बारिश कहां कराएगा, इस जो रीजन है आपको पेरू, पेरू का रीजन है, वहां आपको बहुत बारिश होगा। लेकिन इसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा कहां पे आपको, इंडियन ओशन में, इंडिया में। इंडिया में एल नीनो का आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दैट इज इंडिया में आपको बारिश नहीं होगी। और उल्टा अगर ला नीना है तो ला नीना में यहां पे सूखा रहेगा, इस एरिया में सूखा रहेगा, और इंडिया में ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एल नीनो एक हॉट समय का है। ठीक है, हॉट जब होता रहता है सरफेस तब होता है आपको, और ला नीना जब आपको कोल्ड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग ओशन सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टू द ईस्ट। भाई नॉर्थ अमेरिका के और साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशन है, तो वेस्ट पूछता तो पैसिफिक ओशन होता, ईस्ट पूछा है तो इसका आंसर होगा अटलांटिक ओशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसका डिस्कस कर लिया हमने। अगला है विच द फॉलोइंग ओशंस एक्सटेंड इनटू द मेडिटेरेनियन सी। भाई मेडिटेरियन सी में कौन सा ओशन आपको एक्सटेंड करता है, तो सबसे पहले लोकेशन मेडिटेरियन का, यह है आपको अफ्रीका, यह है आपको यूरोप, यहां पे आपको क्या है, मेडिटेरेनियन सी। ओके, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ यूरोप आपका यहां पे है। तो इसके यूरोप के इधर साइड कौन सा ओशन है आपको, तो भाई आप बोलोगे अटलांटिक ओशन। ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलोगे आप, अटलांटिक ओशन जो है वो क्या है आपको इसका आंसर। ठीक है, चला चलते हैं हम लोग आगे। मोहरिविक डिस्कंटिन्यूटी, ये आपको ध्यान रखना है डिसकंटिन्यूटी के बारे में, कि डिसकंटिन्यूटीज आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो डिसकंटिन्यूटीज कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, पहले हम लोग इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन डिस्कंटिन्यूटी होता है। एक होता है कोनोराड डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। कितना हो गया आपको, 5। हाउ मच डिस्कंटिन्यूटीज, 5 डिस्कंटिन्यूटीज। तो अगर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का डिस्कंटिन्यूटी उसे हम लोग बोलेंगे कॉनरॉड। अगर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में तो उसे हम लोग बोलेंगे मोहोरिविक या मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अगर अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में है तो वो है रेपिटी। उसके बाद लोअर मेंटल आउटर कोर गुटेनबर्ग और आउटर कोर इनर कोर लेहमान। ये 5 डिस्कंटिन्यूटी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रखोगे, तो इसको आप, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम ऋषभ है, तो आप इस तरह से याद रखते हो सी एम। ठीक है, सी एम ऋषभ जो है वो कहां गए, वो गए लंदन। ठीक है, या आपका नाम अगर आर स्टार्ट होता है तो आप उसको रख सकते हो। तो सी एम ऋषभ जो है वो कहां गए, लंदन गए। तो सी से हो गया, पहला हो गया कॉनरॉड, एम से मोहो, आर से रेपिटी, गए जी से गुटेनबर्ग, और लंदन गए तो कहां होगा भाई लेहमान, एल से लेहमान। ठीक है, इस तरह से आप याद रखते हो। तो अगर वही बात हो रही है आपको कि मोहो कहां पे है, तो सेकंड याद रखो सी एम, तो सेकंड है एम। पहला हो गया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, और फिर लोअर क्रस्ट और किसके बीच में हो गया आपको, मेंटल के बीच में। तो ये क्या होगा, मोहो कहां पे, मोहो कहां होगा, अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में। डी नंबर ऑप्शन, क्रस्ट और मेंटल के बीच में होगा आपको क्या, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ओके, चलो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, चलो ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड द मून, राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन डेज। तो सन और मून के अट्रैक्शन से
जो आपको राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं टाइड्स। हमने पहले क्वेश्चन में आपको देखा है नीप टाइड और आपका स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड क्या होता है? याद रखो, नीप टाइड क्या होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और स्प्रिंग टाइड क्या होता है आपको? जब सन, अर्थ और मून सब क्या है? एक ही लाइन में आपको आ गए हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। तो जो दिन में होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है वो 2 होता है। 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये 2 ही फिक्स है आपको। कभी कभी आपको 2 से ज्यादा होता है। 2 जब होता है उसे बोलते हैं डायोरनल। ठीक है, डायोरनल, सॉरी, ठीक है, इसे बोलते हैं डायोनल। ठीक है, डायोडनल। ठीक है, जिसमें एक हाई और एक लो टाइड हर दिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है 2 बार। ठीक है, चलो चलो करेंट सीक्वेंस बोला है अकॉर्डिंग टू साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। याद करो PAISA पैसा कहां पे है आपको दिखाई दे रहा है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और देखो पैसिफिक, अंटार्कटिक, इंडियन, अटलांटिक तो गलत। सेकेंड है अटलांटिक, तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और अंटार्कटिक। ठीक है, सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन एन ओशन। कितना परसेंटेज अर्थ वाटर फाउंड होता है? तो 97.2% ओशंस में। अगर मैं बात करूं वाटर के बारे में, तो आपको पता है कि 71% जो है वो वाटर है और 29% जो है वो क्या है? हमारा अर्थ क्रस्ट है कि नहीं? अर्थ क्रस्ट है 29%। तो उसमें पानी, जबकि पानी इतना ज्यादा है, पानी 71% है आपका। ओके, तो उसमें क्या होगा आपका? पानी में आपको लगभग 97.2% जो है वो कहां पे है? आपको ओशंस में है। उसमें से भी आपको बचा कितना? 2.7% अप्रोक्सीमेटली बचा आपको फ्रेश वाटर, है कि नहीं? और उस 2.7% में भी आपको लगभग 2.1% जो है वो है आपको ग्लेशियर्स में, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपको है ग्राउंड वाटर में, लेक्स में, रिवर्स में, आपको इनलैंड सीज में, फिर आपको सॉइल के मॉइस्चर में, एटमॉस्फेयर में, ये सब आपको मिलता है। तो फ्रेश वाटर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हमें अगर बचाना है तो वाटर का सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेश वाटर नहीं है हमारे पास। और जो हमारा ओशन वाटर को हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको महंगा लगता है। तो साइंस डेवलप हो रहा है तो ओशन वाटर भी आपको यूज़ करने में आएगा। ओके, चलो कितना थिक है लिथोस्फेयर? कितना थिक है आपको लिथोस्फेयर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 to 200 किलोमीटर। तो बात करते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। तो लिथोस्फेयर एक्चुअली में क्या है? आपको लिथोस्फेयर क्रस्ट नहीं है। लिथोस्फेयर क्रस्ट के साथ साथ आपको थोड़ा सा पार्ट, आपको सम पार्ट ऑफ मेंटल, मींस अपर मेंटल जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर में क्या है? आपको सेमी सॉलिड, अगर बोला जाए सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड आपको एस्थेनोस्फेयर एक लेयर होता है जस्ट आपको क्रस्ट के नीचे। तो ये सब मिला के आपको 110 से लेकर 200 किलोमीटर तक, लगभग आपको 100 किलोमीटर तक आपको क्या होता है? आपका क्रस्ट होता है 100 किलोमीटर तक। और बाकी जो आपका है अपर मेंटल एस्थेनोस्फेयर का हिस्सा होता है 80 से लेकर 200 किलोमीटर तक। ओके, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। ओके, और कोर लगभग कितना होता है? 6400 किलोमीटर हमारा डीप अर्थ का अगर आपको देखा जाए, लगभग इट इज अप्रोक्सीमेटली, इट इज समवॉट 6391 या 6371 अप्रोक्सीमेट दैट। लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग 6400 किलोमीटर बोलते हैं क्या? पूरा अर्थ के इंटीरियर को, कोर को, वहां तक है। चलो, तो क्रस्ट जो है अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है, वो लगभग कितना परसेंट है अर्थ का मास का? कितना परसेंट है? तो भाई जस्ट 1% आपको मास का है अर्थ का क्रस्ट, जस्ट 1%। बाकी आपको मेंटल और आपका कोर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्रस्ट के बारे में, तो क्रस्ट में कौन से मिनरल्स मिलते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है। तो ये मिलता है सियाल। क्या मिलता है? सियाल, सिलिकॉन और अल्मुनियम। मेंटल के बारे में बात करें, मेंटल के बारे में बात करें तो यहां मिलता है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और अगर आपको हम कोर के बारे में बात करें, तो कोर में मिलता है नीफे, निकल और फेरस, दैट इज आयरन। ये आपको ध्यान रखना है। चलो, मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन कैन कॉज। जब फॉल्ट लाइन आता है, फॉल्ट होता है, तो क्या होता है? जब दो एक तरह से
दो आपको प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो क्या होगा आपको एक्चुअली में अर्थक्वेक आएगा। क्या आएगा वहां पे? अर्थक्वेक आएगा। ये इसका आंसर होगा अर्थक्वेक। फ्लड नहीं आ सकता है, रेन कहां से आएगा, स्टॉर्म क्या आएगा, वो तो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो अर्थक्वेक आएगा। तो फॉल्ट जोन जो होता है जो बाउंड्रीज पे होते हैं आपको मेनली, वहां पे आपको फॉल्ट जोन है अलग अलग जगह पे, तो फॉल्ट जोन में आपको ज्यादातर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंडिया जो है नीचे से आकर के ऊपर आपको यूरेशियन प्लेट में टकराया है, वहां पे आपको हिमालयाज बना है। इसलिए हिमालयाज के पास आपको जो नेपाल है वहां पे वो जो है एक क्या है आपको अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहां पे आपको अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है, आपको अर्थक्वेक प्रोन एरिया है कि नहीं नेपाल, क्योंकि वो उस जोन बना हुआ है, वो फॉल्ट जोन में बना हुआ है। तो 80% जो आपको अर्थक्वेक आएगा वो आपको मेनली 80% जो अर्थक्वेक आएगा वो एक आपको एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशन का एक एरिया है, रिंग ऑफ फायर। क्या है इसको बोलते हैं हम लोग? रिंग ऑफ फायर। वहां वॉल्केनोज भी उतने ही हैं और वहां पे आपको आपके अर्थक्वेक्स भी उतना ही आते हैं। 80% अर्थक्वेक आपको रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहां पे होगा आपको? ये होगा आपको पैसिफिक ओशन में। अगर हम लोग बात करें अर्थक्वेक का इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अर्थक्वेक के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्मोग्राफ। इससे हम लोग मेनली क्या देखते हैं, इससे हम लोग मेजर करते हैं अर्थक्वेक को। और अगर स्केल के बारे में बात करें, उस स्केल का नाम क्या है आपको? रिचर स्केल। क्या बोलते हैं हम लोग? रिचर स्केल बोलते हैं, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एवरेज सैलिनिटी इंडियन ओशन का कितना है? तो एवरेज सैलिनिटी जो इंडियन ओशन का है वह है 35। और ये जो है ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं सैलिनिटी हम लोग नापते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड में। किसे नापते हैं हम लोग? पार्ट्स पर थाउजेंड में। तो बोलने का ये मतलब है कि 35 पार्ट्स पर थाउजेंड में आपको सैलिनिटी है। सैलिनिटी का मतलब ही होता है सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये इसका मतलब होता है सैलिनिटी का, ठीक है। और अगर लगभग 24.7% से ज्यादा अगर होता है, ठीक है, वो अपर लिमिट बोलते हैं टू फिक्स। अगर वो तो होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकिश वाटर। क्या बोलते हैं हम लोग उस वाटर को? ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है, सलाइन वाटर। ओके चलो अगला है सुनामी। इन सब में से किसके द्वारा कॉज नहीं होता है सुनामी? हरिकेन्स, वोल्केनो इरप्शंस, अंडर सी लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स। तो अगर सुनामी सबसे पहले कहां का वर्ड है, तो भाई जापान का वर्ड है। कहां का वर्ड है ये? जापानीज वर्ड है। तो सुनामी जो होता है जब बहुत बड़ा वेव आपको आता है और हिट करता है आपको कोई कंट्री को, उसे हम लोग कहते हैं सुनामी। तो ये मेनली जब अंदर में आपको ओशनिक क्रस्ट में आपको अर्थक्वेक्स आ गया, लैंडस्लाइड्स आ गया या वॉल्केनिक एरप्शंस हुआ, इन तीनों के कारण आपको सुनामी आता है। हरिकेन्स एक्चुअली में क्या है? हरिकेन्स एक नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लोन्स। क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स बोलते हैं। इससे आपको बहुत तेज हवाएं चलती हैं और साइक्लोन्स का ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर आप कैरेबियन सी के एरिया में, नॉर्थ अमेरिका के एरिया में जाओ तो वहां पर उसे बोलते हैं हरिकेन्स। चाइना में जाओगे तो उसे बोलेंगे टाइफून्स। इंडियन ओशन में तो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही बोलते हैं। जापान में टाइफू बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, विली विलीज। फिलीपींस में से बोलते हैं बैग्यो और यूएसए में बोलते हैं टॉर्नेडो, ठीक है। ओके ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके नाम्स के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, चाइना में क्या बोलते हैं, फिलीपींस में क्या बोलते हैं। ये सब आप क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको इसे याद रखना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट? वार्म करंट क्या है? तो एक वीडियो आपको इस पे भी आएगा। मेनली मेरा टॉपिक क्या है आपको कि एसएससी से पहले आपको जितने भी टॉपिक जो एग्जामिनेशन में आते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करवाना। तो मेन हमारा काम यही है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको वीडियो को लगातार देखना पड़ेगा। ओके तो अब वार्म करंट जो है और कोल्ड करंट, इस पे बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि वार्म करंट तो आपको याद होना नहीं हो पाएगा, ऑलमोस्ट बहुत सारा करंट है, लेकिन जो आपका कोल्ड करंट है वो मात्र 8 है कि नहीं। आराम से याद कर सकते हो 8 करंट, कोल्ड करंट याद कर लो, बाकी आप याद कर लो वार्म, बाकी जो भी होगा वो वार्म करंट होगा, है कि नहीं। और हम लोग जब आगे वीडियो में देखेंगे तो हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे कहां कहां पे करंट्स आपको फ्लो करते हैं, तो आपको एक तरह से दिमाग में बैठाने में इजी होगा। नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट्स का वीडियो होगा लगभग, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसे। तो भाई लैब्राडोर, फॉकलैंड, कैनरी, ये तीनों जो है वो आपको है कोल्ड करंट, और गल्फ स्ट्रीम जो है ये है आपको वार्म करंट।
तो इसके अलावा कोल्ड करंट एक कुछ कुछ नाम बताता हूं आपको, जैसे कि हमबोल्ट, ठीक है, हमबोल्ट, बेंगवाला, बेंगवाला, एक होता है ओएशियो, ओएशियो, ये कुछ कुछ नाम है आपको किसके, वार्म करंट के। कोल्ड करंट में कुछ नाम आपको है, क्यूरेशियो हो गया, नॉर्थ अटलांटिक हो गया, नॉर्थ पैसिफिक हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, ये सब क्या है आपको वार्म करंट है, ठीक है। बाकी तो लैब्राडोर, फॉकलैंड और कैनरी ये क्या है आपको कोल्ड करंट में आते हैं। तो कोल्ड करंट याद कर लो, वार्म करंट ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इसके लिए मैं ट्रिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। ओके, चलो, प्लेट मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं भाई, नाइन्थ के एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है इसके, और ज्योग्राफी जितना भी है ना वो एनसीईआरटी से आपको कवर हो सकता है। एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, सब चीज आपका कवर है कि नहीं। तो प्लेट मूवमेंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो भाई 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, सबसे पहला कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट, और तीसरा ट्रांसफॉर्म। ये 3 टाइप के आपको प्लेट मूवमेंट होते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, जब दो एक साथ आ रहा है, मिल रहा है, तो कन्वर्ज बोल रहे हैं। डाइवर्जेंट जब अलग अलग होता है प्लेट्स, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। और ट्रांसफॉर्म हो गया कि एक आगे खिसक गया, एक इधर खिसक गया, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म। तो ये 3 टाइप के प्लेट मूवमेंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओशन का एसिडिफिकेशन इज ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच ऑफ अर्थ्स ओशन, ठीक है, मतलब पीएच लेवल जो है अर्थ ओशन का कम होते जा रहा है। जो आपका ओशन है वो एसिडिफाई होते जा रहा है। आपको पता होगा पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल जो है मीडियम क्या होता है 7 आपको किसका होता है, वाटर का होता है। और अगर आप 7 से कम जा रहे हो तो वो एसिड की ओर जा रहे हो, और अगर आप 7 से ज्यादा जा रहे हो तो वो बेस की ओर जा रहे हो, बेसिक की ओर जा रहे हो। तो भाई हमारा ओशन जो है वो एसिडिफाई हो रहा है। क्यों हो रहा है एसिडिफाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस मात्रा से अपटेक हो रहा है। हमारा ओशन जो है वो ले रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एटमॉस्फेयर से। इस कारण से क्या हो रहा है, आपको पीएच लेवल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, एसिडिफाई हो रहा है। और इस कारण से क्या होगा, इस कारण से आपको जो भी आपका मैराइन फूड है, फूड सप्लाई है ह्यूमंस को, फूड सप्लाई है आपको मछलियों को, सब डिस्टर्ब होगा। उस कारण से आपको क्या होता है, ज्यादा अगर आप एसिड डालते हो तो एल्गल ब्लूम होता है, एल्गल ब्लूम, आपने पढ़ा होगा एल्गल ब्लूम, एल्गी का ब्लूम हो जाता है, एल्गी पूरा तरह से ऊपर आ जाता है आपको वाटर के ऊपर, जो क्या करेगा अंदर का ऑक्सीजन को और चूसेगा, ना सनलाइट जाने देगा और ऑक्सीजन को और वो लेगा। इस कारण से ये क्या हो रहा है आपको, इस कारण से जो अर्थ का जो पीएच लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, और इस गैस की ज्यादा मात्रा से क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। और हमारा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण कौन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ग्रीन हाउस गैसेज है। इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स, हर एक इंसान को ज्यादा ज्यादा प्लांट्स आपको उगाना होगा, है कि नहीं। चलो, लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, आपको पता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ जो है वो कौन सा है, वो है मैरियाना ट्रेंच। मैंने क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया है, 11,022 किलोमीटर में तो बोल देना मीटर है, वो 11,022 मीटर है। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है आपको पैसिफिक ओशन का। और मैरियाना ट्रेंच का ही एक सबसे लोएस्ट पॉइंट है आपको चैलेंजर डीप। क्या है आपको, चैलेंजर डीप। जो आपका फैक्टोरियन डीप है ये आपको कहां मिलता है, ये आपको मिलता है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका। ओके, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो आपको पता ही है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का आपको रीफ है। किससे बना हुआ है, तो भाई कोरल्स से, कोरल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस्टल एरियाज में रात के समय में विंड ब्लो करता है लैंड से सी, तो वो क्यों होता है। सबसे पहला ये आपको ध्यान रखना है, लैंड से अगर सी की तरफ विंड ब्लो करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे लैंड ब्रीज। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, लैंड ब्रीज, ठीक है। और अगर सी टू अगर लैंड की तरफ फ्लो करेगा, सी से लैंड की तरफ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। सिंपल है, एकदम सिंपल है। लैंड से जाएगा सी की तरफ लैंड ब्रीज, सी से जाएगा लैंड की तरफ सी ब्रीज, ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है आपको पता है कि एक है आपको यहां पे सी और एक है यहां पे लैंड। ओके, तो सुबह का अगर समय होगा
तो सुबह के समय जो है लैंड जो है जल्दी आपको गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। तो लैंड जो है वो गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि जो जो भी गर्म होता है इवेपोरेट करके उसका एयर जो है वो ऊपर उठता है, हल्का होता है। वो क्या होता है? हल्का होता है। तो सी की तरफ से जो हल्का एयर है, जो एयर ऊपर उठ रहा है, तो सी की में कोल्ड एयर है अभी भी, तो वो इसको फिल करने के लिए इधर जाएगा, विंड इधर आएगा, तो सी से लैंड की तरफ आएगा, तो उससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? सी ब्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? सी ब्रीज। और उल्टा होता है क्या? वाटर जो है वो जल्दी कूल नहीं होता है। अब रात समय हो गया, लैंड तो कूल हो गया, अब क्या होगा? लैंड से जो है वो जाएगा आपको विंड सी की तरफ, तो उसे हम लोग कहेंगे सी ब्रीज। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि वाटर जो होता है वो कूल स्लोअर देन दी लैंड। ये इसका रीजन होता है कि लैंड से क्यों जाता है सी की तरफ, क्योंकि सी में आपको अभी हॉट है, सी अभी गर्म है, उस कारण से क्या होता है, उसका हवा जो है वो एट ऊपर जा रहा है, और कोल्ड एयर जो है उसको डिस्प्लेस करने के लिए उसके तरफ जा रहा है, तो लैंड से सी की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लैंड ब्रीज बोलते हैं। और वाटर जो है कूल होता है स्लोअर देन लैंड, या वाटर जो होता है वो वार्म भी होता है, वो स्लोअर देन लैंड। वार्म भी लेट से होगा और कूल भी लेट से होगा। आई होप दैट ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर, जो पानी जल जाता है वाटर के ग्राउंड के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करने का कुछ और कुछ है नहीं, इनफिल्ट्रेशन इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। अगला, विच वाटर बॉडीज कवर एरिया ऑफ इतना एंड मेक्स ओनली 4.3% ऑफ द ग्लोबल ओशन। सबसे छोटा पार्ट आपको पता है 71% आपको वाटर है, उसमें से बोल रहा है मान लो 4.3% ही है, तो भाई कौन सा होगा? आपको पता है आर्कटिक ओशन, सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है 2 क्वेश्चन में, पैसा के बारे में, है कि नहीं? याद रखना। अगला, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है वर्ल्ड का? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, शेल्फ ऑफ इंडिया, इंडियन ओशन शेल्फ, शेल्फ इन दी पैसिफिक ओशन, या साइबेरियन शेल्फ इन दी आर्कटिक ओशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साइबेरियन शेल्फ इन दी आर्कटिक ओशन, डी नंबर आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, साइबेरियन शेल्फ इन दी आर्कटिक ओशन। ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है आपका। ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ्स एंड सेंट्रल डिप्रेशन। कोरल रीफ्स मिल रहा है आपको, सेंट्रल डिप्रेशन मिल रहा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? तो इसको भाई हम लोग बोलते हैं एटॉल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एटॉल। ये भी आपको किसका पार्ट है? ये आपको ओशंस का पार्ट है। ओके, यहाँ काफी कोरल रीफ्स मिलेंगे आपको, आपको ट्रॉपिकल ओशंस में आपको कोरल रीफ्स मिलेंगे और एक डिप्रेशन मिलेगा, ये एटॉल्स का प्रॉपर्टी है। एक मैंने बताया था आपको गयोट्स के बारे में, तो गयोट्स एक्चुअल में क्या है? ये अंडर सी आपको माउंटेन है। ठीक है, अंडर सी मतलब ये अंदर ही रहता है आपको। ठीक है, लगून्स के बारे में बात करें हम लोग, लगून्स क्या है? लगून लेक आपने बहुत बार सुना होगा नाम। तो लगून होता है वो सैलो बॉडीज वाटर का जो कि आपको ओशन से सेपरेट हो गया है, ओशन से सेपरेट हो गया है, ओशन से क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है, और अब कुछ लैंड मास से सेपरेट हो चुका है। तो और वो क्या है? खारा पानी है, तो वो क्या होगा? लेगून्स बोलेंगे, लेगून लेक्स बोलेंगे उसको हम लोग। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फेमस आपको लेगून लेक कौन सा है? आपको चिलिका लेक। ठीक है, जो सॉल्टियस्ट लेक भी है हमारा चिल्का लेक, ये लेगून लेक है। ओके, फिर सी माउंट क्या है? सी माउंटेन्स है, ये भी आपको माउंटेन्स है, मतलब ये एक्चुअली में क्या है? ये गयोट से ऊपर होते हैं माउंटेन्स, लेकिन ये सरफेस यहाँ पानी है तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं ये माउंटेन्स लगभग, लेकिन सरफेस के ऊपर नहीं आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सी माउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सी माउंट्स। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, सिर्फ इकलौता सी वर्ल्ड का जिसके पास कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। सेरागैसो सी कहां पे है? अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा आपको सेरागैसो सी। और सेरागैसो सी जो है आपको, वो जो है वहां पे एक तरह का आपको वीड मिलता है जिसको बोलते हैं सेरागैसम, सेरागैसम। ठीक है, और ये जो वीड है इस कारण से ही है। ठीक है, इस कारण से ही आपको ये क्या है? आपको इसका नाम भी पड़ा है सेरागैसो सी पड़ा है, ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है आपको। और ये जो है एक तरह से उसी से कवर रहता है सेरागैसम स्वीट से, तो इसके पास कोई लैंड बाउंड्री नहीं, इस सी के पास कोई लैंड बाउंड्री नहीं, और इकलौता सी है वर्ल्ड का इसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है कि नहीं? चलो अगला, इनमें से कौन सा
पार्ट नहीं है गोंडवाना लैंड का? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया या नॉर्थ अमेरिका? कौन सा पार्ट नहीं है गोंडवाना लैंड का? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इंडिया तो है ही गोंडवाना का पार्ट। देखो याद करो, मैंने बताया था आपको, ऊपर का पार्ट को हम लोग ने बोला था लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और नीचे का पार्ट को हमने बोला था गोंडवाना लैंड। तो भाई नीचे कौन कौन है? नीचे साउथ अमेरिका है, बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल है। इंडिया भी गोंडवाना पार्ट का लैंड है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो लॉरेशिया का पार्ट है, वो गोंडवाना का पार्ट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। अर्थक्वेक जोन्स कितने में डिवाइड किए गए हैं? तो भाई अर्थक्वेक जोन क्या क्या हैं? सबसे पहले 1 नहीं होता है, ठीक है। अर्थक्वेक जोन है 2, 3, 4 एंड 5। ये 4 जोन्स में आपको अर्थक्वेक जोन्स को इंडिया को डिवाइड किया गया है। 1 और 2 को एक साथ डाल दिया गया है 2 में, ठीक है। तो सबसे लीस्ट डिस्ट्रक्टिव क्या होगा आपका? 2। सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रक्टिव क्या होगा आपका? 5। और ये 5 जोन जो है वो सबसे ज्यादा सिस्मिक एक्टिव जोन है। ओके, और मैग्नीट्यूड को हम लोग नापते हैं अर्थक्वेक का तो 1 से 12 के स्केल में नापते हैं। याद करो, सबसे हाईएस्ट जोन ये जो 5 नंबर है वो कहां पे होगा? ये आपको उस एरिया में, नेपाल के एरिया में, नेपाल इंडिया के नेपाल बॉर्डर पे कुछ एरिया, बिहार का कुछ एरिया, यूपी का, उत्तराखंड का, हिमाचल का जो एरिया है, वो एरिया जो है बहुत ज्यादा प्रोन है आपको किसके लिए? आपको अर्थक्वेक्स के लिए। वो उसको ना बोलते हैं सिस्मिक जोन 5 में। और सिस्मिक जोन 2 जो होता है सबसे लीस्ट एक्टिव होता है। ओके, चलो आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग आज का। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स आउटर कोर। आउटर कोर जो है रिस्पॉन्सिबल क्यों है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अर्थ में फ्लोइंग मेटल जो होता है, फ्लोइंग लिक्विड मेटल जो होता है, वो कहां पे मिलता है? आउटर कोर में। तो यहां पे क्या मिलेगा? लिक्विड मेटल मिलेगा। और इनर कोर में तो वो कंप्रेस हो जाता है, वो लिक्विड नहीं होता है। तो आउटर कोर में आपको लिक्विड मिलेगा मेटल, और वो इलेक्ट्रिक करंट्स को जनरेट करता है। और जब अर्थ मूव करता है, एक्सिस पे अपने रोटेट करता है, तो उस कारण से क्या होता है आपको? उस कारण से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड का रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है आपको? आउटर कोर है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका क्या काम है? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसी तरह से वीडियो को प्यार देते रहो और मैं लगातार आपको वीडियोस लाते रहूंगा। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।